आज हम आपके लिए गैमेटोजेनेसिस की दूसरी प्रक्रिया, गैमेटोजेनेसिस का सेकेंड स्टेप oogenesis की प्रक्रिया लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको oogenesis की प्रोसेस, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करेंगे। अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन युग्मक जनन की दो अवस्थाएं हैं। मनुष्य में अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों एक दूसरे से काफी वेरिएशन रखते हैं, एक दूसरे से काफी डिफरेंट प्रोसेस हैं। जहां पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्यूबर्टी के बाद आती है, वहीं oogenesis की प्रक्रिया फीमेल फीटल बॉडी से ही प्रारंभ हो जाती है, मादा भ्रूण से ही प्रारंभ हो जाती है। कहने का अभिप्राय oogenesis की प्रक्रिया गर्भस्थ अवस्था से ही, गेस्टेशन पीरियड से ही प्रारंभ हो जाती है। ध्यान देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर बर्थ एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी शुरू होती है, लेकिन oogenesis की प्रक्रिया बिफोर बर्थ इनसाइड फीमेल फीटल बॉडी प्रारंभ होती है, जो कि निषेचन के समय ही पता हो जाता है कि बोथ मेल एंड फीमेल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स होते हैं, तो फीमेल जाइगोट बनता है जो फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, और वो फीमेल एम्ब्रियो फीमेल फीटल में एंड देन जो है पुत्री का निर्माण, पुत्री का जन्म होता है। तो ध्यान देना है। अब आप इस पूरी प्रोसेस को जाने। व्हाट इज द oogenesis? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट called oogenesis. The female gamete is ovum. The process of formation of female gamete ovum is called oogenesis. मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं। मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं। oogenesis की प्रक्रिया जन्म से पहले मादा भ्रूण के अंदर ही प्रारंभ हो जाती है, जो फीटल लाइफ होती है। इस चित्र को देखेंगे, पूरा प्रोसेस, द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis, इसको तीन भागों में अलग किया गया है। एक फीटल लाइफ है, एक बर्थ, आफ्टर बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी की स्टेज तक का है, एंड थर्ड रिप्रोडक्टिव लाइफ को शो करता है। हम कह सकते हैं जो oogenesis की प्रक्रिया है वो तीन भागों में अलग की गई है। ये फीटल लाइफ मतलब जन्म से पहले मदर बॉडी के अंदर, गेस्टेशन पीरियड में, एम्ब्रियो के अंदर, फीटल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है। दूसरी, जन्म के बाद बिफोर प्यूबर्टी मींस बर्थ टू प्यूबर्टी स्टेज मींस 12-13 वर्ष से पहले की जो ग्रोथ, जो प्रोसेस है वो यहाँ पे है। और ये आफ्टर प्यूबर्टी जो प्रोसेस होगी वो एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में शो करेगा। तो ध्यान देंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। अब आप देखेंगे oogenesis अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया है। जब फीटल लाइफ 3 से 4 माह का होता है, उस फीटल लाइफ में 3 से 4 माह की अवस्था में जो अंडाशय है, उस अंडाशय के प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स 3 से 4 माह का जो फीटल होता है, उस फीटल के अंडाशय की प्राइमोर्डियल जर्म सेल, अंडाशय की प्राइमोर्डियल जर्म सेल अर्थात जननी कोशिकाएं बार बार सूत्री विभाजन करके बाई रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन दे फॉर्म
a large number of oogonia। ये बार बार फीटल लाइफ में 3 से 4 माह में ओवरी के अंदर की जर्मिनल इपिथेलियम की कोशिकाएं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स रिपीटेड डिवीजन करके बड़ी संख्या में oogonia का निर्माण करती हैं। और जब तक 5 माह का फीटल एम्ब्रियो होता है, उस 5 माह के फीटल एम्ब्रियो में 2 मिलियन से ज्यादा oogonia का डेवलपमेंट हो चुका होता है। और जब पुत्री पैदा होती है तो जन्म के समय एट द टाइम ऑफ जन्म के समय उस पुत्री के प्रत्येक अंडाशय में इन ईच ओवरी 2 लाख से 20 लाख 2 लाख से 20 लाख oogonia मौजूद होती है। अब जन्म के समय पुत्री के प्रत्येक अंडाशय में 2 लाख से 20 लाख oogonia मौजूद होती है। इस तरीके से अब जन्म के बाद प्यूबर्टी की स्टेज आते मींस बर्थ टू प्यूबर्टी जो 12 साल की एज है, इस 12 साल की एज में ये जो 2 लाख से 20 लाख oogonia है, इनकी संख्या ना तो बढ़ती है, आप कह सकते हैं आफ्टर बर्थ oogonia आर नाइदर फॉर्मेड नाइदर एडेड, ना तो बढ़ाए जा सकते हैं ना तो जोड़े जा सकते हैं। अब बर्थ हो गया, बर्थ के बाद ये जो 20 लाख तक oogonia है ये चेंज होते हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल में, डिफरेंशिएट होते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल से पहले प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte के लिए डिफरेंशिएशन इनका होता है और प्राइमरी oocyte के लिए जब इनका डिफरेंशिएशन होता है तो इनके नंबर्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। बहुत सारी संख्या में oogonia डिजनरेट होती है, जो ओवम मदर सेल होती है वो डिजनरेट होती है और अल्टीमेटली प्यूबर्टी की एज जब आती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आप कहेंगे उस बालिका के प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte बचे होते हैं। कितने प्राइमरी oocyte डिफरेंशिएशन के बाद बचते हैं? 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte बचे होते हैं। अब इन प्राइमरी 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocytes में से केवल 400 प्राइमरी oocyte का फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मासिक चक्र में एमसी में उपयोग होता है। 400 में से प्रत्येक माह एक, जैसा कि पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लिमिट है वो औसतन 28 दिन की होती है, तो हम कह सकते हैं कि 1 महीने की अवधि है। तो 1 महीने में एक अंडाशय से एक प्राइमरी फॉलिक्यूल का फर्दर डेवलपमेंट होता है और जब ये फर्दर डेवलपमेंट होता है तो उस स्टेज में जब प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट होता है तो उस स्टेज में जो इसकी डिफरेंट मैचुरेशन की जो स्टेज है वो अरेस्ट कर ली जाती है। माइटोसिस फर्स्ट, इस अवस्था में माइटोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया अरेस्टेड होती है। अरेस्टेड मींस रोक दी जाती है, बाधित कर दी जाती है। और माइटोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया जो है, जो अरेस्टेड की जाती है, माइटोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट किया गया है, अरेस्टेड किया जाता है, वो प्रोफेज फर्स्ट में, किस अवस्था में? माइटोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में रोक दी जाती है, अर्थात वो पूरा नहीं हो पाती। अब आप इस डायग्राम से देखें, जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो इन्हीं 400 प्राइमरी
प्राइमरी oocyte में से जो मैचुरेशन की मियोसिस फर्स्ट में अरेस्टेड है, जिनका मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हुआ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हुआ, जो प्रोफेज फर्स्ट में ही रोक दी गई है। और जब प्यूबर्टी की स्टेज होती है और मासिक चक्र, आर्तो चक्र या ऋतु चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्था आती है, तो इन्हीं 400 में से एक प्राइमरी फॉलिकल, एक प्राइमरी oocyte चेंज हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल में। चेंज कैसे चेंज होती है? ये इनके ऊपर फैक्टर जो काम करता है वो हार्मोन होता है, और वो हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग प्रेरक हार्मोन होते हैं। पुटिका प्रेरक हार्मोन मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इन पे स्टिमुलेट करते हैं इनको, और जब इनको स्टिमुलेट करते हैं तो प्राइमरी oocyte चारों तरफ से बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा, बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स के द्वारा ये कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं, और इस प्रकार प्राइमरी oocyte चारों तरफ से ग्रैनुलोसा की परत के द्वारा घिर जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल अपनी साइज को इंक्रीज करता है और जल्दी ही प्राइमरी oocyte अपनी साइज को इंक्रीज करता है और ग्रैनुलोसा सेल के ठीक बाहर की तरफ, ग्रैनुलोसा की जो लेयर्स हैं, इन ग्रैनुलोसा की लेयर्स के बाहर की तरफ एक परत और बन जाती है। इस परत को हम थीका कहते हैं। प्राइमरी oocyte पहले ग्रैनुलोसा की परत से ढका, फिर अब ग्रैनुलोसा की परत के ऊपर की तरफ आप देखेंगे थीका की परत हो गई, और जब थीका की परत बन जाती है तो इस अवस्था को हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी ही चेंज हो जाती है टर्शियरी फॉलिकल में। किस फॉलिकल में? टर्शियरी फॉलिकल में। अब ध्यान देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल चेंज इनटू टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte अभी नहीं आया, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है, और टर्शियरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही है। अब प्राइमरी oocyte के अंदर क्या चीजें आ गई? प्राइमरी oocyte में ग्रैनुलोसा की सेल्स हैं, और जो थीका है, थीका डिफरेंशिएट हो गया दो परतों में, आउटसाइड बाहर की तरफ थीका एक्सटर्नल और भीतर की तरफ थीका इंटरनल। थीका डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर साइड थीका एक्सटर्नल एंड इनर साइड थीका इंटरनल, और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, द्रव से भरी हुई गुहा बन जाती है, और उस गुहा को हम एंट्रम कहते हैं। अब ध्यान देंगे, गुहा को हम क्या कहेंगे? एंट्रम कहेंगे। और ये अवस्था कहां से आ रही है? ये प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के टर्शियरी फॉलिकल की जो स्टेज आ रही है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 1 से 28 दिन की लिमिट होती है, आप देखते हैं औसतन 128 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इस 5 डेज जो 1 से 5 दिन का जो ब्लीडिंग है, यहाँ पे ब्लीडिंग की स्टेज है, और ये 5 से लेकर के 13 दिन तक की जो अवधि है, इसी 5 से 13 दिन की अवधि को हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। इसी प्रोलिफरेशन की स्टेज में भी इन फॉलिकल कोशिकाओं का निर्माण होता है। फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं, जो ओवरी के स्ट्रोमा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रोथ करती हैं, और अल्टीमेटली टर्शियरी फॉलिकल आते समय जो प्राइमरी oocyte है उसको चारों तरफ से घेरा है थीका एक्सटर्ना ने, थीका इंटरना ने, और उसके अंदर एक द्रव से भरी हुई गुहा एंट्रम बन चुकी है। और अब इस स्टेज पे आने के बाद यह अवस्था कहां पे पहुंची है? मासिक चक्र के 13वें दिन के आसपास होती है।
13वें दिन के आसपास होती है। और अब ये ट्रांसेरी फॉलिकल वृद्धि करके एक परिपक्व ग्राइफियन फॉलिकल में परिवर्तित होने वाली होती है। वृद्धि करके एक परिपक्व ग्राइफियन फॉलिकल में चेंज होने वाली होती है। लेकिन अब ये टर्शियरी फॉलिकल ग्राइफियन फॉलिकल में चेंज होगा तो इसी समय हमारा जो प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हुआ था, मियोसिस फर्स्ट रुक गया था, बाधित हो गया था, वो पूरा होगा। और जो प्रोफेज में रुका था वो मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाएगा। कब पूरा होगा? प्रायर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन 36 to 38 आवर बिफोर। अंडोत्सर्ग से 36 से 48 घंटे पहले मियोसिस फर्स्ट पूरा होगा। ध्यान देंगे आप लोग, बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि मियोसिस फर्स्ट कब पूरा होता है। आप कहोगे अंडोत्सर्ग ओवुलेशन से 36 से 48 घंटे पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और टर्शियरी फॉलिकल में उपस्थित प्राइमरी oocyte दो अनइक्वल डिवीजन करता है। अनइक्वल डिवीजन करता है। प्राइमरी oocyte अनइक्वली डिवाइड करेगा, मियोसिस फर्स्ट अनइक्वली करेगा, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनेंगी, दो अनइक्वल सेल्स बनेंगी, टू अनइक्वल सेल्स बनेगी। और जो छोटी सेल्स बनेगी उसे हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ी कोशिका बनेगी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte आर हैप्लॉइड and primary oocyte are diploid. Diploid means they have 46 number of chromosomes and secondary oocyte have 23 number of chromosomes because it is a haploid। और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है और ओवुलेशन से 36 से 48 घंटे का समय पहले है और अब ग्राइफियन फॉलिकल के अंदर ये मौजूद है। ग्राइफियन फॉलिकल पूरी तरीके से रेडी फॉर ओवुलेशन। कहां पे? 13वें दिन के आसपास। अब 14वां दिन जो होता है वो 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14 डेज होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज 14वें दिन ही ओवुलेशन होता है। अर्थात ये ग्राइफियन फॉलिकल जो है, परिपक्व ग्राइफियन फॉलिकल, जिसको मैं आपको बता दूं डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने ग्राइफियन फॉलिकल को डिस्कवर किया था। ग्राइफियन फॉलिकल का जो एक स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। ग्राइफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocytes है। सेकेंडरी oocytes को चारों तरफ से एक घेर कर रखने वाली मोटी परत है और इस घेर कर रखने वाली मोटी परत को हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। जोना पेलुसिडा आल्सो कवर्ड बाय कोरोना रेडिएटा। अब ध्यान देंगे, नीट में कई बार पूछा गया कि एक आउटर एग मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इनर एग मेम्ब्रेन कौन सी होती है। तो ध्यान देंगे आउटर एंड इनर एग मेम्ब्रेन। जोना पेलुसिडा इज अ इनर एग मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा इज अ इनर एग मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडिएटा इज अ आउटर एग मेम्ब्रेन। कोरोना रेडिएटा इज अ आउटर एग मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये फ्लूइड फिलेट टाइप की एंड्रम है और चारों तरफ से ये ग्रेनुलोसा की सेल्स होती हैं और साथ ही ये थीका एक्सटर्ना है और ये थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना आउटसाइड कवर्ड है, बीच में ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं, अंदर की तरफ आप आएंगे क्रमशः कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड इनसाइड सेकेंडरी oocytes हैं और एक छोटा सा स्मॉल साइज में एक सेल्स है जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। तो आपने देखा कि जो प्राइमरी oocyte था वो ग्राइफियन फॉलिकल तक चेंज हुआ। कैसे? एक चेंज हुआ प्राइमरी फॉलिकल में मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग से लेकर के एक अंडाशय के अंदर 400 प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, उनमें से एक का 1 महीने में डेवलपमेंट होता है। तो एक ग्रेजुअली डेवलप हुई प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राइफियन फॉलिकल। इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है और यहां सेकेंडरी oocyte बन रहा है। अब सेकेंडरी oocyte ग्राइफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद
ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और जब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है तो ये टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडवाहिनी के फिम्बरी और इन्फंडिबुलम से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देता है। सेकेंडरी oocyte इंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब बाय ओवुलेशन। ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने पर ग्राफियन फॉलिकल टूट गई, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल को छोड़ करके फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर गई। और जब फैलोपियन ट्यूब में एंटर किया तो जो ग्राफियन फॉलिकल के को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यहां पे काम कर रहा है, जो हार्मोन काम कर रहा है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो याद रखोगे कि ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और पुटिकाओं को प्रेरित करने के लिए जो हार्मोन होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अब सेकेंडरी oocyte इंटर कर गया, आगे देखेंगे सेकेंडरी oocyte, ये सपोज सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte इंटर कर गया फैलोपियन ट्यूब में। सपोज ये फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब में जब इंटर कर गया तो फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म का इनिटिएशन होता है, अब ध्यान देंगे, जब स्पर्म का इनिटिएशन होता है और जब शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है और उस शुक्राणु के आने से मियोसिस सेकंड पूरा होता है, जो सेकंड मैचुरेशन होता है। मियोसिस सेकंड जब होता है, मियोसिस सेकंड इज आल्सो अरेस्टेड एट द मेटाफेज स्टेज। जो सेकेंडरी oocyte का मैचुरेशन होता है ये अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकंड में। सेकंड मैचुरेशन मियोसिस सेकंड इज अरेस्टेड, ये रोक दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है मध्य अवस्था में, और ये पूरा होता है अंडवाहिनी में शुक्राणुओं के आने के बाद। जब शुक्राणु आता है तो शुक्राणु के मिडिल पीस के ऊपर और हेड के नीचे जो नैरो नेक का पोर्शन होता है, उस नैरो नेक से जो सेंट्रियोल होता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए वो मेटाफेज के बाद आगे फर्दर एनाफेज और टेलोफेज नहीं कर पाता, इसलिए वो रुक जाता है। और जब इस स्पर्म का नेक से सेंट्रियोल इसके अंदर इंटर कर जाता है तो इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकंड पूरा हो जाता है, और मियोसिस सेकंड पूरा होकर के ये ओवम का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? ओवम का निर्माण कर देता है, दैट इज अ फीमेल। और यह भी विभाजन अनइक्वल होता है, एक छोटा सेकंड पोलर बॉडी और जो बड़ा होता है वो ऊटेड मींस जो फर्दर चेंज हो जाता है फीमेल गैमीट ओवम में। तो आप कहेंगे कि मियोसिस सेकंड अंडवाहिनी के अंदर पूरा हो रहा है स्पर्म के नेक से मिलने वाले सेंट्रियोल के कारण, और ये ओवम में चेंज हो जाता है। इस प्रकार आप इस डायग्राम को देखें कि ऊगोनिया बहुत सारी जन्म से पहले बन जाती हैं। ऊगोनिया ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte बनाती हैं। एक स्त्री के अंडाशय में प्राइमरी oocyte की संख्या बहुत होती है, जो फर्दर डिक्रीज होते होते बहुत सारे उनके नंबर डिजनरेट हो जाते हैं, और डिजनरेट होकर के 60,000 से 80,000 के बीच में रह जाते हैं, जिनमें से 400 का ही उनमें से भी एक प्रत्येक माह मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करते हैं, जो फॉलिकल में चेंज होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होकर के ओवुलेशन करते हैं, और ओवुलेशन के बाद मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड विद द हेल्प ऑफ स्पर्म सेंट्रियोल से होता है और ओवम का निर्माण हो जाता है। तो होल प्रोसेस यहाँ पे आप पूरे को देखते हैं कि प्राइमरी oocyte किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन बिफोर ओवुलेशन
ओवुलेशन से पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जा रहा है 36 से 48 घंटे पहले, और वो ग्राफियन फोलिकल में चेंज होता है। और ग्राफियन फोलिकल ओवुलेशन करती है, उसका भी मियोसिस सेकेंड अरेस्ट किया गया है मेटाफेज स्टेज में। और देन जब ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte, ये बहुत बार नीट में पूछा गया कि ओवुलेशन किसका होता है, एग का होता है, ओवम का होता है, या सेकेंडरी oocyte का होता है। तो आप याद रखोगे सेकेंडरी oocyte का ही ओवुलेशन होता है, ओवरी से ओविडक्ट मींस फैलोपियन ट्यूब के लिए। और जब फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte पहुंचते हैं तो इनका जो ब्रेक किया गया है, मियोसिस सेकेंड मैचुरेशन रोका गया है, वो स्पर्म के नेक से निकले हुए सेंट्रियोल से पूरा हो जाता है, इसलिए एनाफेज में जाते हैं और अनइक्वली डिवाइड होकर के सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का निर्माण करते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये जो पोलर बॉडी है इनका क्या रोल होता है। पोलर बॉडी के बारे में कोई सर्टेन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यूजुअली डिजनरेट हो जाती है, नॉन फंक्शनल होती है। कभी कभी फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होकर के दो और पोलर बॉडी बना लेती है। तो आप कह सकते हैं कि oogenesis के अंत में कभी कभी मनुष्य तथा कुछ अन्य जातियों में 3 पोलर बॉडी और एक अंडकोश का बनती है, एक अंडकोश का एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी। लेकिन इनके बारे में कोई निश्चित प्रूफ नहीं है, यह माना जाता है। बट ऑल द पोलर बॉडी, चाहे वो फर्स्ट सेकंड हो, कोई भी पोलर बॉडी है, वो नॉन फंक्शनल होती है, रूडिमेंट्री होती है, यूजुअली डीजनरेट हो जाती हैं। और जो फंक्शनल सेल्स होती है वो हैप्लॉइड सेल्स हमारा ओवम होता है, ओवम फ्यूज विथ स्पर्म इनसाइड फैलोपियन डक्ट एंड फॉर्म जाइगोट। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि oogenesis की प्रक्रिया गर्भाशय से ही, भ्रूणीय अवस्था में ही, फीटल एम्ब्रियो से ही प्रारंभ हो जाती है। और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कहां पे अरेस्ट किए जाते हैं ये नोट करने की बात है। और ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन किसका होता है, सेकेंडरी oocyte का होता है। और मियोसिस फर्स्ट कब पूरा होता है, तो आप कहोगे 36 से 48 घंटे पहले अंडोत्सर्ग के, बिफोर ओवुलेशन, प्रायर टू ओवुलेशन 36 से 48 घंटे पहले पूरा होता है। और सेकेंड मियोसिस कहां पूरा होता है, सेकेंड मियोसिस, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन पूरा होता है फैलोपियन डक्ट के अंदर स्पर्म के इनिटिएशन से, क्योंकि उस सेकेंडरी oocyte के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता, उसे सेंट्रियोल देता है स्पर्म से, और वो स्पर्म का सेंट्रियोल उसके मियोसिस को कंप्लीट करता है और 2 अनइक्वल सेल बनती हैं, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। इस प्रकार ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको oogenesis की एक्सप्लेन की गई। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आप इस वीडियोस को दूसरे भी स्टूडेंट में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसा कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट की पढ़ाई रुकी हुई है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड को जरूर वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रोसेस मेरे द्वारा उनके वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं। प्लीज़ आप उनको जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। थैंक यू ऑल।